हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 8 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट हम लोग करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए आपके एमसीक्यू टेस्ट भी होते हैं। ऐप पर हमारे एमसीक्यू टेस्ट पर डे लगे रहते हैं, आप जाके उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए 8 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उन पर लोग चर्चा करें। उससे पूर्व जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, तो भारतीय नौसेना देखा जाए यहाँ पर अपनी जो तीसरी और सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिदमन, इसको फ्लीट में शामिल करेगा। यहां पर चर्चा करें तो आईएनएस अरिदमन जो है ये अरिहंत क्लास की सबसे शक्तिशाली और 3500 किलोमीटर रेंज की K4, ठीक है, K4 एडवांस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे लैस है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करें। यहां पर कल हमने अपने वीडियो में चर्चा किया था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके डाटा से देखा जाए तो 11 से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित अलकनंदा नामक दुर्लभ प्रारंभिक सर्पिलाकार गैलेक्सी की खोज की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने चर्चा की थी कल। वहीं पर हमने चर्चा किया था कि जो प्रसिद्ध वास्तुकार है फ्रैंक गेहरी का निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने देखा जाए तो बिलबाओ की जो गुगेनहाइम संग्रहालय है उसके निर्माण में, साथ ही साथ वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल जैसी कृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इस पॉइंट पर हमने चर्चा की। वॉशिंगटन में देखा जाए तो फीफा विश्व कप 2026 ड्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पहला संस्करण था फीफा शांति पुरस्कार का और ये पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करते रहे, नोबेल ने इनको दिया नहीं, लेकिन फीफा ने दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार। ठीक है, आगे हमने चर्चा की थी गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। यहां सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 सेवाएं लॉन्च की गई। ठीक है, ये अर्थ समिट देखा जाए तो 2026 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, 2026 में दिल्ली में होगा। कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, इस बार कहां पर हो रहा है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे हमने चर्चा की थी नीतीश कुमार के बारे में। यहां पर देखा जाए 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भारत के पहले नेता बने जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ यहां पर हमने चर्चा की थी ब्राजील की है 29 वर्षीय लुआना लोपेस लारा, ये दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। 29 वर्ष की है, ये दुनिया की सबसे मतलब कम एज की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है। ठीक है, नाम जरूर याद रखना, लुआना लोपेस लारा, कहां की है, ब्राजील की है। आगे हमने चर्चा की थी ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, यह 2026 के मध्य तक, ठीक है, 2026 के मध्य तक गुरुग्राम में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। ठीक है, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं सुनील नरेन, इनका नाम आप जानते हैं, सुनील नरेन। इन्होंने T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। ठीक, तो ये देखा जाए T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, सुनील नरेन बन गए हैं। कहां के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। तो ये सारे पॉइंट हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या किन किन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखते हैं, दीपावली को यूनेस्को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दर्जा मिलने की संभावना है। यहां पर देखा जाए यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दीपावली को दिया जाएगा। इसके लिए यहां पर देखा जाए तो यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल जो अंतर सरकारी कमेटी है, अंतर सरकारी कमेटी यूनेस्को की, ठीक है, इसकी वार्षिक बैठक 8 से 13 दिसंबर को कहां पर आयोजित की जाएगी, नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित की जाएगी। और यहां पर 54 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ठीक है, भारत की ओर से केवल दीपावली का प्रस्ताव भेजा गया है और जो एजेंडे में 24वें स्थान पर है, जो 54 प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें 24वें स्थान पर दीपावली को रखा गया है। इस पर देखा जाए तो 9 से 10 दिसंबर को विचार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दीपावली को दर्जा मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। निर्णय के दिन देखा जाए यानी कि 10 दिसंबर को लाल किले को दीपों से रोशन कर विशेष उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, यह बैठक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। जो इंटर गवर्नमेंटल की जो कॉन्फ्रेंस होती है यूनेस्को की, ये 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है, और यहां पर देखें भारत ने 2027 की बैठक के लिए छठ महापर्व का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। यानी कि दीपावली का प्रस्ताव, ये जो बैठक होने जा रही है 2025 में, इसके पूर्व जब 2 मिनट करंट अफेयर स्टार्ट हुआ था 2023 में, ठीक है, 2023 अगस्त में, तो वहां पर जो बैठक दिल्ली में हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं से मैंने वीडियो 2 मिनट करंट अफेयर से ही वीडियो स्टार्ट करना, मतलब यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया था रेगुलर। ठीक है, तो मुझे याद है पहला वीडियो वहीं पर वही आया था। ठीक, जो ये यूनेस्को की बैठक हुई थी। और यहाँ पर हम यूनेस्को की बैठक जो है दूसरे बैठक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए 2025 की बैठक हो रही है, कहाँ पर, नई दिल्ली के लाल किले में हो रही है। और भारत 2027
की जो बैठक होगी उसके लिए छठ महापर्व को प्रस्ताव भेज चुका है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इसको शामिल किया जाए। आगे देखें, सूची में अन्य देशों के प्रस्ताव, ईरान के यानेकारी, इटली की पाक कला, बांग्लादेश की तांगियर साड़ी बुनाई और चिली की पारंपरिक सर्कस, आइसलैंड की स्विमिंग पूल कल्चर को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, भारत में अब तक 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें यूनेस्को सूची में शामिल है। ठीक है, 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वर्तमान में देखें तो भारत की सम्मिलित है, जिनमें कुट्टियट्टम, रामलीला, छऊ, संकीर्तन, गरबा, वैदिक मंत्रपाठ, लद्दाख की बौद्ध पाठ जैसी परंपराएं सम्मिलित है। ठीक है, और यहां पर दीपावली शामिल हो जाएगा तो यह संख्या हो जाएगी 16। चलिए आगे देखते हैं, संघाई में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन हुआ है, चर्चा कर लेते हैं। तो भारत ने संघाई में अपने नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। यह 32 वर्षों में पहली बार दूतावास का स्थानांतरण है। उद्घाटन भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और महावाणिज्यिक दूत जो है प्रतीक माथुर, इनके द्वारा किया गया है। यहां पर चर्चा करें, नया कार्यालय संघाई के चांगलिंग जिले के डानिंग सेंटर में स्थित है। ठीक है, ये कहां पर, संघाई के चांगलिंग जिले के डानिंग सेंटर में स्थापित है। यह पहले की तुलना में बड़ा और आधुनिक है। इससे भारत चीन आर्थिक जुड़ाव, क्षेत्रीय सहभागिता और काउंसलर सेवाओं की सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में 30 देशों के महावाणिज्यिक दूत और 500 प्लस भारतीय समुदाय के लोग सम्मिलित हुए थे। भारतीय छात्रों और कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भारत के सौम्य शक्ति, जो सॉफ्ट पावर है, उसको प्रदर्शित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर रेणुका अय्यर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर रेणुका अय्यर जो है, इनको NCCN की नई मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक, तो डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति 26 फरवरी 2026 को प्रभावी होगी। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, डॉक्टर अय्यर के पास अकादमिक मेडिसिन अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास, ठीक है, यानी कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इसके 20 से अधिक वर्षों का अनुभव इनके पास है। वे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, विशेषकर दुर्लभ ट्यूमर के क्षेत्र में अपने कार्य और कैंसर गाइडलाइन में चिकित्सा शिक्षा में योगदान के लिए जानी जाती हैं। यहां पर चर्चा करें, जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क है, एक गैर लाभकारी गठबंधन है। ठीक है, गैर लाभकारी गठबंधन है जिसमें अमेरिका के प्रमुख कैंसर केंद्र शामिल है। यह संस्था वैश्विक स्तर पर 90 क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन प्रकाशित करती है और उनको बनाए रखती है। इन गाइडलाइनों का उपयोग स्वास्थ्य पेशेवर उच्च गुणवत्ता साक्ष्य आधारित कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेणुका अय्यर का। रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया CMO बनाया गया है और ये भारतीय मूल की है, इस वजह से नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारतीय मूल की है, इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर स्टूडियो, आपने जो DC कॉमिक जैसे एवेंजर्स है, ठीक है, एवेंजर्स, उसी प्रकार से देखा जाए जो DC कॉमिक्स है जिसमें बैटमैन वगैरह मूवी बनती है, तो जो बैटमैन वगैरह मूवी बनी है वो वार्नर ब्रदर स्टूडियो WB, ठीक, WB, तो ये WB स्टूडियो का पूरा नाम क्या है, WB का पूरा नाम वार्नर ब्रदर स्टूडियो है। तो नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है। ठीक है, यहां पर देखें, वैश्विक मनोरंजन उद्योग में एक ऐतिहासिक बदलाव के तहत नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के टीवी और फिल्म स्टूडियो तथा उसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने की सहमति जताई है। यहां पर देखा जाए, 5 दिसंबर 2025 को घोषित ये $72 बिलियन की विशेष डील नेटफ्लिक्स को हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स और DC कॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजियों पर नियंत्रण देगी, जिससे हॉलीवुड की शक्ति संरचना में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, यहां पर देखा जाए, जो हैरी पॉटर सीरीज आप देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखते हैं, ठीक है, DC कॉमिक की जो भी मूवी आती है, बैटमैन हो गई, सुपरमैन हो गई, तो ये सब जो मूवियां आती हैं वो अब नेटफ्लिक्स के अधिकार क्षेत्र में आएंगी। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत मलेशिया का संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त युद्ध अभ्यास हरिमो शक्ति। यह हरिमो शक्ति आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 2024 UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा में देखा जाए तो सवाल पूछा जा चुका है हरिमो शक्ति से। ठीक है, यहां पर देखें, भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, ये किसके किसके बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण,
5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन कब से कब तक? तो 5 से 18 दिसंबर 2025 तक। और जो 2023 में पूछा था, डेट पूछ लिया था कब इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो महीना आप याद रखिए, डेट एग्जैक्ट नहीं भी याद रहता तो ये जरूर याद रखिएगा कि दिसंबर महीने में हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये द्विपक्षीय अभ्यास पहली बार अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी इलाके में हो रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 5वां संस्करण और 5वें संस्करण में ये पहली बार है जब अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी इलाके में हो रहा है, जबकि पिछला संस्करण मलेशिया के जंगलों में केंद्रित था। जो पिछला संस्करण आयोजित किया गया था वो मलेशिया के जंगलों में आधारित था, जंगलों पर केंद्रित था। यहां पर देखा जाए अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य उप पारंपरिक अभियानों, यूएन चैप्टर 7 ऑपरेशंस और अंतर संचालनीयता, समन्वय तथा सामरिक कौशल को बढ़ाना है ताकि दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभियानों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखें, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, यहां पर देखें भारत का 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 11वां संस्करण 2025 में आयोजित हो रहा है। ये कहां पर आयोजित हो रहा है? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो ये महोत्सव अब देश का प्रमुख विज्ञान उत्सव बन चुका है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, विज्ञान के प्रति जनसंपत्ति, ठीक है, विज्ञान जनसंपत्ति को प्रोत्साहित करना और शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों, छात्रों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो IISF है, ठीक, यहां पर देखा जाए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये है इसका थीम। ठीक है, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है और यह थीम विज्ञान आधारित विकास और आत्मनिर्भरता की भावना को समर्पित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्नो युद्धा 2025। अब ये जो इन्नो युद्धा 2025 है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली स्थित जो मानेकशॉ केंद्र है यहीं पर वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता तथा सेमिनार इन्नो युद्धा 2025 का सफल आयोजन किया। ठीक है, तो ये इन्नो योद्धा क्या है, परीक्षा में पूछे तो ये देखा जाए तो भारतीय थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय थल सेना के द्वारा। कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में स्थित है जो मानेकशॉ केंद्र, मानेकशॉ सेंटर, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। यहां पर देखा जाए उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह की उपस्थिति में आयोजित यह कार्यक्रम थल सेना की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके माध्यम से वह अपने ही सैन्य कर्मियों को नवाचार क्षमता को प्रोत्साहित कर आधुनिक युद्धाभ्यास, लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाता है। यहां पर चर्चा करें तो यह पहल जमीनी अनुभव पर आधारित समाधान विकसित करने का अवसर देती है जिससे सेना की कार्यकुशलता नई ऊंचाइयां प्राप्त करती है। ठीक, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम चर्चा करें क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 के बारे में। ठीक है, जो रीजनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस है 2025, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखें तो एनजीटी के द्वारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा चेन्नई क्षेत्रीय पीठ में 6 से 7 दिसंबर को क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। ठीक है, यहां पर देखें 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत संस्थागत सहयोग और साझा दृष्टिकोण को विकसित करना था। यह आयोजन एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो एनजीटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एनजीटी की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखा जाए यहाँ पर उद्घाटन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति MM सुंदरेश मुख्य अतिथि रहे, जबकि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार तथा न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोसाद के नए चीफ बने रोमन गोफमैन, ये रोमन गोफमैन जो है ये मोसाद के नए चीफ बने। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आगे हम देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। अगले जनरल कौन बने हैं यहाँ पर देखा जाए? मेजर जनरल। ठीक है, तो मेजर जनरल रोमन जो गोफमैन है ये मोसाद के अगले निदेशक यानी कि डायरेक्टर बने हैं। चर्चा करें, वे जून 2026 से पदभार संभालेंगे और घोषणा 5 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखा जाए यह नियुक्ति खास इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी गैर कैरियर सेना अधिकारी को जिनकी पारंपरिक खुफिया पृष्ठभूमि नहीं है उसे मोसाद का चीफ बनाया गया है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोसाद का चीफ पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है
जिनका खुफिया पृष्ठभूमि से कोई भी लेना देना नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सेना के अधिकारी हैं। इन सेना के अधिकारी को देखा जाए मोसाद का डायरेक्टर बनाया गया है। सेम ऐसा ही जैसे यहां पर आपको ये नाम याद रखना है रोमन गॉफमैन का, उसी प्रकार से देखा जाए जो दक्षिण कोरिया है, ठीक, दक्षिण कोरिया, यहां के जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री, इनका भी नाम आपको याद रखना है। वो भी देखा जाए तो दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी गैर जर्नल को, कि जो सेना के पृष्ठभूमि से नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाया गया था। वरना अभी तक होता क्या था कि जो रक्षा मंत्री बनता था वो सैनिक पृष्ठभूमि का ही व्यक्ति होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इजराइल के मोसाद के, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उस मोसाद के डायरेक्टर जो बने हैं, चीफ जो बने हैं, यहाँ पर देखा जाए रोमन गॉफमैन, ये सेना के अधिकारी हैं। इनका खुफिया पृष्ठभूमि कोई भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो गॉफमैन है, इनका जन्म 1976 में बेलारूस में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेलारूस में इनका जन्म हुआ था। और 1990 में परिवार के साथ वो इजराइल आए थे और यहीं पे आगे इजराइल में बस गए। 1995 में इन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया था। ठीक है, और अब देखा जाए ये क्या बन गए हैं? मोसाद के हेड बन गए हैं, चीफ बन गए। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम खबर यहां पर चर्चा करें, इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। यहां पर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 6 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 20,000 रन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे में जो फाइनल मैच था, वहां पर देखें वनडे में ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते हुए रोहित शर्मा यह कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। यानी कि 20,000 रन का कारनामा, यानी 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यहां पर देखा जाए तो रोहित से पहले भारत के लिए यह उपलब्धि केवल 3 महान खिलाड़ियों ने, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने ही हासिल की थी। इस खास क्लब में शामिल होने वाले हिटमैन की शानदार तथा लंबे करियर का एक और प्रमाण है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं समाप्त। आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे उन सब पे हमने चर्चा की। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, पहला सवाल यह है कि भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा। यह पॉइंट मैंने आपको 1 दिसंबर को ही पढ़ाया था। ठीक है, 1 दिसंबर को ही पढ़ाया था। चलिए, दूसरा सवाल यह है कि हर साल किस तिथि को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है? बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है किस तिथि को? और तीसरा सवाल यह है कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? जो ये सरस आजीविका फूड फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? सरस आजीविका मेले से संबंधित सवाल आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था और सेम वैसा ही मिलता जुलता सवाल यह है कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये पॉइंट आपको बताना है। और एक सवाल मैंने आपसे वीडियो के अंदर ही पूछा था, जो चौथा सवाल आप मान सकते हैं कि एनजीटी की स्थापना ये कब हुई? ठीक है, एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो ये है सवाल आपसे, 4 सवाल। इन चारों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो की क्लास पीपीटी पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो मासिक पैकेज है दिसंबर महीने का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का पिन कमेंट चेक करेंगे, अन्यथा आप हमारे वेबसाइट पर या ऐप पर जो वीडियो सेक्शन होता है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन होता है, उस वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जब जाके आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले वहां पर आपको जो दिसंबर महीने का करंट अफेयर है, मासिक करंट अफेयर पैकेज, वो आपको दिख जाएगा, जहां से आप मासिक करंट अफेयर पैकेज में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन देखा जाए आपको डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास उपलब्ध होती है। डेली आपको क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास पीडीएफ शेयर की जाती है, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको शेयर किया जाता है। साथ ही साथ महीने के अंत में 100 एमसीक्यू का, बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे ऐप पर लिया जाता है। और जो बिहार स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उन करंट अफेयर को समाहित करते हुए, संकलित करते हुए एक कंपाइल पीडीएफ भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। महज यहाँ पर देखा जाए तो मासिक 25 रुपए का खर्च आपका इस पे आता है। और आपके अगर जो वॉलेट में कॉइन है, उस कॉइन को यूज कर लेंगे तो उस कॉइन को यूज करने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है? सिर्फ 18 रुपए 75 पैसे। ठीक है, 18 रुपए 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर की भरपूर तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपकी परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।